देवभूमि हिमाचल में बहुत से लोगों के कुल देवता धार वाले देवता हैं। हिमाचल के साथ साथ ये भारत के अन्य राज्यों में भी पूजे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान इत्यादि। देवधारा वाले जी कौन थे, कैसे थे, कहाँ से थे? हिमाचल की बागल रियासत और बघाट रियासत से इनका क्या कनेक्शन है? हिमाचल के सेरी घाट में इनका मेन स्थान कैसे बना? और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों से इनका क्या कनेक्शन है? आज मैं देवधारा वाले जी से संबंधित आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आपका मेरे वीडियो में। अगर धार वाले देवता जी आपके यहाँ कुलदेवता के रूप में या किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसके दो रीजन है। नंबर 1, धारा वाले देवता के बारे में सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन बहुत कम दी गई है, और नंबर 2, ये हमारी धर्म, संस्कृति और धरोहर से कनेक्टेड है। धारा वाले देवता राजा जगदेव पवार एक महावीर, पराक्रमी, उच्च क्षत्रिय चित्तगुण वाले योद्धा और राजा थे। ये अपनी दानशीलता और वीरता के लिए भारत के कई राज्यों में प्रसिद्ध थे। सफेद आवरण में रहते थे, सफेद ही इनका घोड़ा होता था, और जब ये अपने घोड़े पर बैठ के युद्ध करने जाया करते थे तो कहते हैं 40-40 दुश्मन सैनिकों को पलक झपकते ही मार गिराया करते थे। कई दुश्मन सैनिक इनका नाम सुन के कांप जाया करते थे। आमने सामने के युद्ध में शेर और हाथी से युद्ध कर उन्हें मार गिराने की इनमें अद्भुत क्षमता थी। ये बहुत ही दयालु और दानवीर थे। इन्होंने अपना शीश माँ काली को 7 बार अर्पित किया था, इसीलिए माँ काली ने इन्हें अमरता और युगों युगों तक पूजे जाने का आशीर्वाद भी दिया था। इसलिए इन्हें शीशदानी जगदेव पवार या दानवीर जगदेव पवार के नाम से भी जाना जाता है। द्वापर युग में जहाँ दानवीर के नाम से कर्ण को जाना जाता है, वहीं कलयुग में दानवीर के नाम से राजा जगदेव पवार को जाना जाता है। जी हाँ, ये कलयुग के अवतारी थे। इनका जन्म सन 1045 में मध्य प्रदेश के मालवा राज्य की राजधानी धार नगरी में हुआ था। मालवा को वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम उदयादित्य था। उदयादित्य की 2 रानियां थी, एक बघेल राजवंश से और एक सोलंकी राजवंश से। बघेल राजवंश की जो रानी थी उनके पुत्र का नाम रणधवल था, और सोलंकी राजवंश की जो रानी थी उनके पुत्र का नाम जगदेव पवार था। रणधवल राजकुमार जगदेव से 2 वर्ष बड़े थे। रणधवल की माँ बघेली बहुत पापी और कपटी थी। हमेशा से चाहती थी कि सारा राजपाट शासन सब रणधवल को मिले, वो राजा बने, मैं पटरानी बनूं, और इस तरह की भावना के चलते वो राजकुमार जगदेव और उनकी माँ से बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। खुद ठाट बाट से राजा के साथ महल में रहा करती थी, लेकिन राजकुमार जगदेव और उनकी माता महल से दूर एक छोटे से घर में रहते थे। राजा उदयादित्य ने उन्हें गुजारे के लिए तनसु नामक गांव दे रखा था। यूं तो तनसु गांव काफी बड़ा था, लेकिन वहां की आय से राजकुमार जगदेव और उनकी माता का गुजारा ढंग से नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके पास कई दासियां, घोड़े, हाथी वगैरह थे। तनसु गांव की आय से उन सब का गुजारा कर पाना कठिन होता था। राजकुमार जगदेव जब थोड़े बड़े होते हैं तो एक दिन राजा उदयादित्य ने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा करके उन्हें महल में बुलाया। राजकुमार जगदेव ने उस वक्त मोटे से कपड़े की अंगरखी पहन रखी थी और सर में साफा बांध रखा था। ये देखकर राजा उदयादित्य ने राजकुमार जगदेव से पूछा, बेटा, तुम इतने शक्तिशाली राजा के पुत्र हो और तुमने इतने गंदे वस्त्र पहन रखे हैं, क्या तुम्हारे पास पोशाक नहीं है? राजकुमार जगदेव ने उत्तर दिया, पिताजी, आपको मेरी पोशाक की पड़ी है? हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े होते हैं। तनसु गांव से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। ये सुनकर राजा उदयादित्य को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने 1-1 रुपए के सिक्कों की थैली राजकुमार जगदेव को दी और कहा, इससे तुम्हारा कुछ दिन गुजारा भी हो जाएगा और तुम्हारे लिए अच्छी सी पोशाक भी आ जाएगी। राजकुमार जगदेव खुश होकर महल से चले जाते हैं, लेकिन ये सारा वृत्तांत बघेली रानी के पास उसके वफादार नौकर द्वारा बता दिया जाता है। आग बबूला होकर बघेली रानी अब राजा उदयादित्य को अपने कक्ष में बुलाती है और क्रोधित होकर कहती है, आपने उस कलमुहे जगदेव को क्या दिया, क्यों दिया, और जो भी आपने उसे दिया है वापस मंगवा लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। राजा उदयादित्य कहते हैं, वो मेरा पुत्र है, मैंने उसे जो दिया वो दिया, मैं उससे वापस नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि अगर दूसरी बार मैं उसे कुछ दूं तो तुमसे पूछ कर दूं। इतना कहकर राजा उदयादित्य वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के पश्चात मांडवगढ़ के राजा पे किसी बाहरी शासक ने आक्रमण कर दिया, तो मांडवगढ़ के राजा ने राजा उदयादित्य से मदद मांगी। राजा उदयादित्य अब मांडवगढ़ के लिए निकलते हैं और बघेली रानी के पास कुछ मुद्राएं, कुछ रुपए देकर कहते हैं कि मेरे दोनों राजकुमारों का ध्यान रखना। लेकिन बघेली रानी
जितना प्रेम अपने पुत्र रणधवल से किया करती थी, उतनी ही नफरत, ईर्ष्या की भावना वो राजकुमार जगदेव से किया करती थी। उनका चेहरा तक देखना वो पसंद नहीं करती थी। उधर राजकुमार जगदेव जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपनी सौतेली माँ के हर षड्यंत्र को समझते चले जाते हैं। उनके दिए हुए कष्टों से प्रभावित होकर वो अब हर चीज में कुशल बनते जा रहे थे, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, तीरंदाजी इत्यादि। उनकी वीरता, उनकी बहादुरी के किस्से भारत के कई राज्यों में अब फैलने लगे थे। उनकी कीर्ति से प्रभावित होकर गौड़ देश के राजा गंभीर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार जगदेव से कराने का निश्चय किया। उन्होंने सोने चांदी से जड़ा हुआ नारियल लिया, अपने कुल पुरोहित और प्रधान के पास दिया, शादी का प्रस्ताव लेकर उन्हें धार नगरी भेजा। लेकिन बघेली रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वो कुल पुरोहित और प्रधान से कहती है कि उस जगदेव से राजकुमारी का विवाह करा के क्या करोगे? वो और उसकी माँ बहुत गरीब है, एक छोटे से घर में दूर कहीं रहते हैं। मेरा पुत्र राजा बनेगा, मैं इस महल की पटरानी हूँ। मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कराइए तो ही आपका फायदा है। इस प्रकार कुल पुरोहित और प्रधान ने वो सोने चांदी से जड़ा हुआ नारियल रणधवल को दे दिया और ये सारा वृतांत गौड़ देश के राजा गंभीर को बताया। राजा गंभीर को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होकर कहते हैं कि तुम दोनों ने जो किया वो बहुत गलत किया। वो नारियल तो राजकुमार जगदेव को ही देना था, लेकिन मैं अब बघेली रानी के षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। उन्होंने एक पत्र लिखवाकर बघेली रानी के लिए एक संदेश भेजा कि जल्दी ही विवाह की तैयारियां शुरू की जाए और विवाह में बारात में राजकुमार जगदेव को अवश्य लाया जाए। रानी बघेली को जब इस बात का पता चलता है तो वो सोचती है कि राजकुमार जगदेव शादी में जाके क्या करेगा, ये तो सारी सजावट खराब कर देगा, लेकिन राजा गंभीर का आदेश है तो इसे ले जाना भी पड़ेगा। इस प्रकार राजकुमार रणधवल की बारात धार नगरी से लगभग 20,000 आदमियों के साथ, जिसमें राजकुमार जगदेव भी होते हैं, धार नगरी से निकलती है। चलते चलते बारात अब टोंकटोड़ा नगर में पहुंचती है। टोंकटोड़ा नगर राजस्थान के जयपुर से 83 मील की दूरी पर स्थित है। टोंकटोड़ा नगर के राजा उस वक्त राजा राज सिंह थे, जो कि आंखों के अंधे थे। उनके एक पुत्र जिनका नाम बीरज था और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरमती था। वीरमती अब विवाह के योग्य हो गई थी। राजा राज सिंह ने राजकुमार जगदेव की वीरता, उनकी कीर्ति के किस्से सुन रखे थे। जब उनको पता चलता है कि धार नगरी से रणधवल की बारात में राजकुमार जगदेव भी आए हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं वीरमती का विवाह राजकुमार जगदेव से करा दूं। और इस तरह निश्चय कर वो सोने चांदी से जड़ा हुआ नारियल लेते हैं और राजकुमार जगदेव के पास वीरमती के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सब लोग मान जाते हैं और अब वीरमती और राजकुमार जगदेव का विवाह होता है। उस वक्त राजकुमार जगदेव की उम्र 12 वर्ष की थी और उनके भाई रणधवल की उम्र 14 वर्ष थी। बारात को अब गौड़ देश के लिए निकलना था, इसीलिए उन्होंने वीरमती को वहीं छोड़ा और गौड़ देश के लिए निकल गए। गौड़ देश में जाकर राजकुमार रणधवल का विवाह होता है और जब बारात वापस आती है तो राजकुमार जगदेव ने अपनी पत्नी वीरमती को अपने साथ रथ में बिठाया और इस प्रकार दोनों बहुएं धार नगरी पहुंचती हैं। धार नगरी में दोनों बहुओं का भव्य स्वागत किया जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद लगभग 2-3 वर्ष के पश्चात राजा उदयादित्य मांडवगढ़ से वापिस आते हैं। धार नगरी पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने पुत्र राजकुमार जगदेव से मिलते हैं, उन्हें छाती से लगाते हैं और उन्हें अपने गले का हार, हाथ के कड़े, तलवार देकर कहते हैं कि शाम के वक्त महल में आना और एक अच्छा सा घोड़ा लेकर जाना। जब राजकुमार जगदेव को वो तलवार मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि अब मैं ये तलवार किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे कोई भी मांगे। लेकिन ये सारा समाचार भी बघेली रानी के पास उसके वफादार नौकर द्वारा सुना दिया जाता है। आग बबूला हो उठी बघेली रानी अब राजा उदयादित्य के आने का इंतजार करती है। जैसे ही राजा बघेली रानी के पास उसके कक्ष में जाते हैं, वो क्रोधित होकर कहती है, महाराज, एक राजा की पहचान उसके गहने और उसकी तलवार होती है, लेकिन आपके पास तो मुझे न गहने दिखाई दे रहे हैं, न आपकी तलवार दिखाई दे रही है। ये सब कहाँ है? राजा उदयादित्य उत्तर देके कहते हैं, रानी, ये सब मैंने अपने पुत्र जगदेव को दे दिया है। क्रोधित होकर बघेली रानी अब कहती है, मेरे पुत्र रणधवल को तो आपने कभी कुछ नहीं दिया और उसको तलवार देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने उसे युवराज घोषित कर दिया। वो तो अभागा है, उसका भाग्य काले अक्षरों में लिखा है, वो कहाँ का राजा बनेगा। आपने जो उसे तलवार दी है वो वापस मंगवाइए। एक तलवार युवराज का हक होता है और आपने वो तलवार उसको दे दी। राजा उदयादित्य अभी मांडवगढ़ से पहुंचे ही थे। सोचते हैं रानी से बहस करने से अच्छा है कि मैं राजकुमार जगदेव से वो तलवार वापस ले लूं।
इस प्रकार वो अपने दास को राजकुमार जगदेव के पास भेजते हैं और संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें इससे अच्छी तलवार दूसरी बार दूंगा, तुम ये तलवार मुझे वापस कर दो। राजकुमार जगदेव ने वो तलवार वापस तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। अब वो अपने घर अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दूसरे देश में जाऊँगा और नौकरी करूँगा। माँ समझाते हुए कहती है, बेटा अभी तुम सिर्फ 15 वर्ष के हो, तुम क्या नौकरी करोगे। लेकिन जगदेव पंवार नहीं मानते। इस प्रकार माता की आज्ञा लेकर 15 वर्ष की आयु में वो धार नगरी मालवा मध्य प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं। उन दिनों वीरमती भी अपने पीहर अपने मायके नगर टोडे में गई हुई थी, इसलिए राजकुमार जगदेव भी नगर टोडे पहुंचते हैं। वीरमती और बाकी सबसे मिलते हैं, 5-6 दिन तक अपने ससुराल में रहते हैं और फिर जाने की आज्ञा मांगते हैं। लेकिन जैसे ही जगदेव पंवार वहां से चलने लगते हैं, वीरमती भी उनके साथ जाने की जिद करती है। जगदेव पंवार वीरमती को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और अपने घोड़े पर बैठकर राजकुमार जगदेव के साथ जाने की जिद करती है। दोनों अब कई प्रकार की बाधाओं का सामना करते करते गुजरात के पाटन में पहुंचते हैं। एक तालाब के किनारे रुकते हैं और थोड़ी देर विश्राम करते हैं। राजकुमार जगदेव ने दोनों घोड़ों को पेड़ से बांधा और वीरमती से कहा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं नगर में जाकर कुछ रहने की व्यवस्था देख के आता हूँ। राजकुमार जगदेव वहां से चले जाते हैं। वीरमती घोड़ों के साथ वहीं रुकती है। थोड़ी देर पश्चात वहां एक महिला उस तालाब में पानी भरने आती है, तो वो बहुत सुंदर वीरमती को उधर घोड़ों के साथ अकेला देखती है। उसके पास जाती है और उससे उसका परिचय मांगती है। उस महिला ने थोड़ी देर वीरमती से बात करी और तुरंत जाकर जामोती को वीरमती का पता बताया। जामोती उस नगर की वेश्या थी जो बहुत ही धनवान थी। जामोती अब रानियों की तरह वेश बनाती है, अपने रथ पर बैठती है और वीरमती के पास पहुंचती है। वीरमती को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसे अपने घर में ले आती है और उसका आदर सत्कार करने का नाटक करती है। उसे भोजन कराती है और विश्राम करने के लिए एक कक्ष में भेज देती है। थोड़ी देर बाद उस कक्ष में एक नशे में धुत युवक जिसका नाम लाल कुंवर होता है उस कक्ष में पहुंचता है और ये देखते ही जामोती बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। 12-13 साल की वीरमती बहादुर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने बड़े ही चालाकी से देखा कि इस युवक की हालत कैसी है। थोड़ी देर उससे बातें करी और मौका देखते ही उसने अपना चाकू निकाला और उस युवक के सीने में खोंप डाला, टुकड़े टुकड़े कर कर उसकी हत्या कर दी और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद ये खबर पूरे नगर में फैल गई। जामोती अब जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और कहती है, तू एक बार बाहर तो आ, तुझे मैं बताती हूँ, तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है। लेकिन वीरमती दरवाजा नहीं खोलती। जामोती ने अपने 4-5 आदमी खिड़की के रास्ते भेजे, लेकिन वीरमती के पास जो ही आता वो उसका गला काट देती। इस खबर का पता जब सिद्धराज जयसिंह जो पाटन नरेश होते हैं उन्हें चलता है तो वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाकर कहते हैं, मैं पाटन नरेश सिद्धराज जयसिंह हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ, दरवाजा खोलो। इतनी ही देर में राजकुमार जगदेव भी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वीरमती बाहर आ जाओ। वीरमती बाहर आती है और कहती है, महाराज नगर टोडे मेरा मायका है, राजा राज सिंह की मैं पुत्री हूँ। धार नगरी में मेरा ससुराल है और राजा उदयादित्य की मैं बहू हूँ। गरजती हुई वीरमती की आवाज सुनकर राजकुमार जगदेव और सिद्धराज जयसिंह हैरान हो जाते हैं। वीरमती ने अब सारा वृत्तांत राजकुमार जगदेव यानी उनके पति और सिद्धराज जयसिंह को बताया। सिद्धराज जयसिंह ने धार नगरी को छोड़ने का कारण राजकुमार जगदेव से पूछा तो उन्होंने सब बता दिया। सिद्धराज जयसिंह बहुत दयालु थे। उन्होंने वीरमती और राजकुमार जगदेव से कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र और पुत्री समान हो, तुम दोनों आज के बाद मेरे महल में रहोगे और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब मेरी है। इस प्रकार जगदेव पंवार और वीरमती सिद्धराज जयसिंह के साथ उनके महल में पहुंचते हैं। सिद्धराज जयसिंह ने जगदेव पंवार को नौकरी का प्रस्ताव देकर कहा कि तुम कितना वेतन लोगे। जगदेव पंवार कहते हैं कि मैं प्रतिदिन 2000 रुपये वेतन लूंगा, चाहे आप मुझसे कितना भी कठिन कार्य करवा लो। सिद्धराज जयसिंह कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारा जो मासिक वेतन होगा वो 60,000 रुपये होगा। और इस तरह सिद्धराज जयसिंह ने जगदेव पंवार को अपने महल में 60,000 प्रति मासिक वेतन पर नौकरी पर रख लिया। एक साल में वीरमती और जगदेव के यहाँ एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम जगधवल रखा जाता है। उसके 3 वर्ष पश्चात एक और पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बिजधवल रखा जाता है। जगदेव पंवार सच्चे मन से अपने महाराज की सेवा करते हैं और एक सच्चे स्वामी भक्त और देशभक्त होने का प्रमाण देते हैं। सिद्धराज जयसिंह जगदेव पंवार से बहुत प्रेम करते हैं। उनकी वीरता, उनके पराक्रम को देखकर सिद्धराज जयसिंह ने उन्हें कम आयु में ही अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया।
उस वक्त जगदेव पवार की उम्र लगभग 20-22 वर्ष की रही होगी, लेकिन वो बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे। समय अब बीतता चला जाता है। जगदेव पवार का छोटा पुत्र अब 2 साल का और बड़ा पुत्र 5 साल का हो जाता है। भादों की काली रात की एक ये बात है, रात को राजा डरावनी भयंकर आवाजें सुनता है। जगदेव पवार से कहता है, ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है, तुम पता करो। जगदेव पवार आज्ञा पाते ही उन डरावनी आवाजों का पता करने के लिए महल से बाहर निकलते हैं। सिद्धराज सोचता है कि क्या जगदेव पवार सच में इतनी रात को उन आवाजों का पता कर पाएगा? क्या ये सच में इतना बहादुर है? देखना चाहिए। जगदेव पवार उन आवाजों का पता करते करते अब पहुंचते हैं उन महिलाओं के पास जो रो रो कर विलाप कर रही थी। जगदेव ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? महिलाएं कहती हैं कि हम जोगनियां कुल इष्ट देवियां हैं। कल प्रातः पहले पहर में सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आज हम रो रो कर विलाप कर रही हैं। ये सारी बातें छुपते हुए सिद्धराज जयसिंह भी सुन रहे थे। जगदेव पवार पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे महाराज की मृत्यु टाली जा सके? तो एक जोगन कहती है, उपाय तो है, उनकी जगह पे अगर कोई अपना बलिदान दे दे तो उनकी मृत्यु का संकट टाला जा सकता है। जगदेव अब कहते हैं कि तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके आता हूँ। जोगनियाँ हंसने लगती हैं और सोचती हैं कि कौन सा मनुष्य अपना बलिदान देकर दूसरे की जिंदगी बचाएगा, और यही बात सिद्धराज जयसिंह भी सोचते हैं। जगदेव वहां से अपनी पत्नी के पास चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे सिद्धराज भी चला जाता है। जगदेव अब वीरमती से कहते हैं कि महाराज के मृत्यु के संकट को टालने के लिए एकमात्र एक उपाय है किसी का बलिदान देना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बलिदान दूं। तो वीरमती कहती है, आपने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन आप अपना बलिदान देंगे तो मैं भी अपना बलिदान दूंगी, और अगर हम दोनों अपना बलिदान देंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम चारों अपना बलिदान देंगे। और ये सोचते ही चारों जोगनियों के पास पहुंचते हैं और उनके पीछे पीछे सिद्धराज जयसिंह भी पहुंच जाता है। जगदेव ने अब जोगनियों से पूछा, अगर एक बलिदान दिया जाएगा तो महाराज की आयु कितनी बढ़ जाएगी? जोगन कहती है 12 वर्ष बढ़ जाएगी। तो जगदेव कहते हैं, हम चारों अपना बलिदान देना चाहते हैं, तो महाराज की आयु कितनी बढ़ जाएगी? जोगन कहती हैं कि उनकी आयु 48 वर्ष तक बढ़ जाएगी। बस ये सुनना ही था, जगदेव पवार ने अपनी तलवार निकाली, अपना सर काटा और अपने साथ साथ वीरमती और दोनों बच्चों के सर काट दिए। ये देखते ही जोगनियां बहुत प्रसन्न होती हैं और उन चारों को पुनः जीवित करती हैं। छुपता हुआ सिद्धराज जयसिंह भी ये सब देख रहा था और बहुत हैरान होता है। जोगनियां अब वीरमती और जगदेव पवार से कहती हैं कि तुमने अपना और अपने बच्चों का बलिदान देकर हमें प्रसन्न किया है, इसके लिए हम तुम्हारे महाराज की उम्र को 48 वर्ष बढ़ाते हैं। इसके बाद जगदेव पवार और वीरमती अपने बच्चों के साथ अपने कक्ष में जाते हैं। उनके साथ साथ सिद्धराज जयसिंह, जिसने ये सारा वृतांत सुना, वो भी अपने महल में अपने कक्ष में जाते हैं। पूरी रात सिद्धराज ये सोचता रह गया कि कोई इतना बहादुर, इतना महान कैसे हो सकता है। जगदेव पवार के साथ साथ वीरमती ने भी अपने और अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। ये सच में बहुत महानता की बात है। अगले दिन सिद्धराज जयसिंह उठते हैं और एक घोषणा करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो अपनी पुत्री कमोला का विवाह जगदेव पवार से कराना चाहते हैं। जगदेव पवार का विवाह इस प्रकार कमोला से होता है और सिद्धराज जयसिंह ने जगदेव पवार को दहेज में बहुत से गांव, घोड़े, हाथी, रथ, पालकियां और स्वर्ण मुद्राएं दी। इस वीरता का पता जब सिद्धराज जयसिंह के ससुर को चलता है तो उन्होंने भी अपनी पुत्री फूलमती का विवाह जगदेव पवार से कराया। इस प्रकार जगदेव पवार की अब 3 रानियां होती हैं। जगदेव पवार ने अपनी वीरता, अपनी बहादुरी से सिद्धराज जयसिंह के राज्य का विस्तार कई राज्यों में किया। जब वो युद्ध करने जाया करते थे तो दुश्मन सैनिक उनके नाम से भी कांप जाया करते थे। सिद्धराज जयसिंह जगदेव पवार से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धराज जयसिंह और जगदेव पवार कहीं नहाने जाते हैं तो जगदेव ने सिद्धराज जयसिंह की छाती पर एक चोट का निशान देखा और पूछा, महाराज आपकी छाती पर यह चोट का निशान कैसा है? क्या कोई समस्या है? कृपया करके मुझे बताइए। सिद्धराज जयसिंह कहते हैं, जगदेव समस्या तो बहुत है, लेकिन तुझे बताकर क्या करूंगा? है तो तू मेरा नौकर, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं राजा होके कुछ नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा? जगदेव कहते हैं, महाराज भले ही मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन आप मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं धार नगरी के राजा उदयादित्य का पुत्र हूँ, आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। कृपया करके मुझे अपनी समस्या बताइए। सिद्धराज जयसिंह अब जगदेव से कहते हैं, जगदेव समस्या तो गंभीर है। रात को मेरे महल में भैरव आता है,
मेरा रूप बनाकर वो मेरे कक्ष में जाता है, मुझे जमीन पे पटक के मेरे छाती पे पलंग का पावा रखता है और मेरे पत्नी के शरीर में प्रवेश करता है। एक राजा होकर मैं इस समस्या का निवारण भी नहीं कर सकता और किसी को बता भी नहीं सकता। जगदेव पवार अब कहते हैं, महाराज आज आपकी इस समस्या का अंत भी हो जाएगा। रात होती है, जगदेव पवार भैरव का इंतजार करने लगते हैं। भैरव आता है, सिद्धराज जयसिंह का रूप बनाता है और उनके कक्ष में जाने लगता है। तो जगदेव ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जमीन पे पटक दिया। उठ खड़ा होकर भैरव कहता है कि मैं देवता हूँ, तू साधारण सा मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जगदेव पवार कहते हैं, देवता होके पराये घर ने पग धरे, ये नीच काम करके तुझे शर्म नहीं आती। इस प्रकार दोनों में अब युद्ध छिड़ जाता है। कभी जगदेव पवार को भैरव नीचे पटकता है, कभी जगदेव पवार भैरव को नीचे पटकते हैं। इस प्रकार युद्ध करते करते एक समय ऐसा आता है जब भैरव की छाती पर जगदेव पवार बैठते हैं और उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। क्रोध में आकर उसकी एक टांग पकड़ते हैं और ऐसे मरोड़ते हैं कि उसकी टांग टूट जाती है। जगदेव पवार भैरव को बंदी बना लेते हैं। इधर माता काली को चिंता होती है कि भैरव को गए हुए काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। भैरव का पता करते करते अब माँ काली भैरव के पास पहुंचती है और सारी समस्या पूछती है। भैरव माता से कहता है, माता अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे साथ आऊं तो तुझे पहले जगदेव पवार का शीश मुझे लाके देना होगा। माँ काली कहती है, भैरव मैंने तुझे पहले ही बताया था, जहाँ जगदेव पवार होगा तू वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन तूने वही काम किया। अब माँ काली ने भाटनी का रूप धारण किया और सिद्धराज जयसिंह की सभा में पहुंच गई। यहाँ वर्णन आता है भाटनी का। ये भाटनी कौन थी? भाटनी चंचू भाट की पुत्री थी। इनका पूरा नाम केड़ी कंकाली था। राजस्थान के मलासीगढ़ में ये रहती थी। देवी स्वरूप मानी जाती थी। ये बहुत दयालु थी, किसी को भी दुख में नहीं देख सकती थी। भूखों को भोजन कराती थी, जगह जगह से दान मांग के लाती थी और गरीबों की सहायता किया करती थी। माता काली ने अब इसी भाटनी केड़ी कंकाली का रूप धारण किया और सिद्धराज जयसिंह की सभा में पहुंच जाती है और वहां कहती है, महाराज मैं भाटनी केड़ी कंकाली आकाश पाताल पृथ्वी में सब जन की परीक्षा लिए फिरती हूँ। आज यहाँ आपके दरबार में आई हूँ दान मांगने, मुझे दान दीजिए। और इतना कहकर वो जगदेव पवार के सामने हाथ फैलाती है। ये देखकर सिद्धराज जयसिंह उससे कहते हैं, देवी एक महल में राजा का अधिकार सबसे पहले होता है, लेकिन तुम जगदेव पवार से दान मांग रही हो। अगर मांगना ही है तो मुझसे दान मांगो, मैं तुम्हें दान दूंगा। लेकिन भाटनी कहती है, महाराज मैंने जगदेव पवार की वीरता के बहुत किस्से सुन रखे हैं, लगता है आपको इनके बारे में अभी मालूम नहीं है। मैं तो पहले जगदेव पवार से ही दान लूंगी। सिद्धराज अब कहता है, ठीक है, जितना दान तुम्हें जगदेव पवार देगा उससे चौगुना दान तुम्हें मैं दूंगा। जगदेव पवार अब भाटनी से कहते हैं, आप मेरे साथ मेरी पत्नी वीरमती के पास चलिए, वो अपने कक्ष में है, उनसे पूछकर मैं आपको दान दूंगा। इस प्रकार भाटनी और जगदेव पवार वीरमती के पास जाते हैं। जगदेव पवार वीरमती को अपनी समस्या बताते हैं। वीरमती कहती है, महाराज आप मेरा और अपना दोनों का शीश दान कर दीजिए। तो जगदेव पवार कहते हैं, नहीं नहीं, अगर मैं 2 शीश दान करता हूँ तो मेरे महाराज 8 शीशों का दान कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि वो मुझसे चौगुना दान देंगे। जगदेव पवार वीरमती से कहते हैं कि अंदर से चांदी का थाल और एक कपड़ा लाओ। वीरमती जाती है, थाल लाती है और कपड़ा लाती है। जगदेव पवार ने अपनी तलवार से अपना शीश काटा और उस थाली में डाल दिया। वीरमती ने उसके ऊपर से कपड़ा उठाया और भाटनी को दिया। इसलिए कहा भी जाता है, विक्रम संवत सन 1151 चैत तीज रविवार शीश कंकाली भाटनी ने जगदेव दियो उतार। भाटनी केड़ी कंकाली ने अब दान की थाली वीरमती से ली और उससे कहा कि तुम जगदेव पवार की देह पे कोई मक्खी ना बैठने देना, इनकी देह का ध्यान रखना, मैं दिया हुआ दान राजसभा में बता के आती हूँ। भाटनी अब सभा में जाती है और थाली भर दान देखकर सिद्धराज सोचता है कि जगदेव ने बस 1 थाली भर दान दिया, ऐसी कई 100 थालियां मैं भाटनी को दान में दे दूंगा। लेकिन जैसे ही भाटनी ने ऊपर से कपड़ा हटाया, सिद्धराज के साथ साथ सभा के अन्य लोग भी हैरान हो जाते हैं। भाटनी अब सिद्धराज से कहती है, लाइए महाराज दान दीजिए, चौगुने दान का आपने वादा किया था। लेकिन सिद्धराज कहता है, देवी आप मेरे घोड़े का शीश ले लीजिए, लेकिन मैं अपना बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन भाटनी नहीं मानती। अब भाटनी शीश लेके वीरमती के पास जाती है और मृत संजीवनी जगदेव पवार की देह पर छिड़क के पुनः उन्हें जीवित करती है। जगदेव पवार अब भाटनी से कहते हैं, देवी मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। भाटनी कहती है, जगदेव मैं तुम्हारे शीश दान से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कारागार से भैरव को आज़ाद कर दो।
जगदेव ने भैरव को कारागार से आजाद किया, इसीलिए तब से भैरव को लंगड़े क्षत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह समय व्यतीत होता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि सिद्धराज सोमेश्वर महादेव की यात्रा पे जाता है। उस दिन महल में जगदेव पंवार भी नहीं थे, तो पीछे से मालवा का अन्य राजा नरवर्मन देव सिद्धराज जयसिंह के महल में आता है और आक्रमण करता है। उनके मंत्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, अपने पांव धुलाता है और उसका पानी जबरदस्ती सिद्धराज जयसिंह के मंत्री को पिलाता है। इस बात का पता जब सिद्धराज को चलता है तो वो तुरंत अपने महल में वापिस आते हैं और मालवा धार नगरी पे आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकेगा जब तक जगदेव पंवार सिद्धराज जयसिंह के महल में थे। इसलिए सिद्धराज ने साम्राज्य का लालच देकर जगदेव पंवार को दक्कन भेजा और अपनी एक सेना की टुकड़ी मालवा धार नगरी पे आक्रमण करने के लिए भेज दी। लेकिन ये समाचार एक गुप्तचर द्वारा जगदेव पंवार को पता चलता है। तो जगदेव पंवार कहते हैं, धारा भीतर मैं बसूं मेरे भीतर धार, जो मैं चलूं पीठ दे तो लाजे जात पंवार। इस प्रकार जगदेव पंवार अपनी जन्मभूमि धार नगरी मालवा पहुंचते हैं और दुश्मन सेना का बहादुरी से मुकाबला कर उन्हें वहां से भगाते हैं। वीरता और बहादुरी से युद्ध करते देख राजा उदयादित्य और उनके भाई रणधवल बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा उदयादित्य ने जगदेव पंवार को अब गद्दी पे बिठाया और उनके भाई रणधवल भी उनके आज्ञाकारी हुए। 52 वर्ष तक जगदेव पंवार ने धार नगरी पर शासन किया, कई राजाओं को बंदी बनाया, अपने अधीन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने शासन काल में उन्होंने 7 प्रकार के सिक्कों को चलाया। इस प्रकार वो एक दिन उत्तराखंड में पहुंचते हैं। आइए अब बात करते हैं जगदेव पंवार का कनेक्शन उत्तराखंड से कैसे है। इसके लिए एक लोक गाथा के अनुसार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बार राजाओं की सभा लगती है कि गढ़वाल का राजा किसे नियुक्त किया जाए। उस सभा में जगदेव पंवार को भी आमंत्रित किया जाता है। कणिया नामक एक राजा जो जगदेव पंवार का विरोधी होता है, एक गहरा कुआं खुदवाता है, 7 तवे उसके ऊपर रखवाता है और ढक देता है। उसके साथ जगदेव पंवार के लिए आसन लगाता है। वो सोचता है जगदेव जब यहाँ आएगा तो इस कुएं में गिरेगा और हम उसे यहीं बंदी बना लेंगे। राजा बनने की बात बहुत दूर की है। लेकिन जगदेव पंवार जब अपने घोड़े पर आते हैं तो आसन पर बैठने से पहले वो अपना भाला जमीन पर लगाते हैं, जो 7 तवे फाड़ के जमीन के साथ गड़ जाता है। ये देखकर कणिया बहुत हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जगदेव पंवार को मेरे षड्यंत्र का पता लग चुका है। सभा लगती है, नाच गाना होता है। एक जोगन वहां आती है और सभी राजाओं से दान मांगती है। सभी राजाओं ने कुछ ना कुछ दिया, जैसे हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, कुछ ना कुछ दिया। जोगन अब जगदेव पंवार के पास जाती है और कहती है, महाराज दान दीजिए। जगदेव पंवार कहते हैं, आप जो मांगे मैं वो दूं। जगदेव पंवार ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जोगन को क्या दान दूं। उस वक्त जगदेव पंवार की 7 रानियां थी और 7वीं रानी उनके साथ थी, जिनका नाम था चौहान्या रानी। चौहान वंश से वो थी। जगदेव पंवार अब चौहान्या रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, दान तो सभी ने दिया, लेकिन मैं क्या विशेष दूं। चौहान्या रानी कहती है, महाराज आप मेरा शीश दान करें। लेकिन जगदेव पंवार कहते हैं, आपका शीश नहीं, मैं अपना शीश दान करूंगा। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली, अपना शीश काटकर उस जोगन के हाथ में दे दिया। कहते हैं वो जोगन स्वयं मां काली थी। जोगन अब दरबार में जाती है और सभी राजाओं को जगदेव पंवार का दिया हुआ दान बताती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सारे राजा हैरान हो जाते हैं। जोगन अब वो कटा हुआ शीश लेके चौहान्या रानी के पास जाती है और मृत संजीवनी छिड़क के शीश को धड़ से लगाने की बात कर जगदेव पंवार को पुनः जीवित करने की बात कहती है। लेकिन चौहान्या रानी कहती है कि हम पंवार वंश के क्षत्रिय हैं, एक बार जो दान दे दिया सो दे दिया, हम वापिस नहीं लेते। जोगन के वेश में स्वयं मां काली ये सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और जगदेव पंवार को युगों युगों तक पूजे जाने और अमरता का आशीर्वाद देती है। अब मां काली ने जगदेव पंवार को दूसरी देह में जीवित किया। उनका जो कटा हुआ शीश था वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार मावा कोट में रखा गया और उनका वहां पे मंदिर बनाया गया। उनका जो धड़ था उसकी समाधि मालवा के गढ़कालिका के मंदिर में बनाई गई। मां गढ़कालिका जगदेव पंवार की कुलदेवी भी होती है। इस प्रकार जगदेव पंवार को उत्तराखंड के गढ़वाल का राजा नियुक्त किया गया। अब बात यह आती है कि उत्तराखंड में पंवार वंश का शासन क्यों था। पंवार वंश तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो ये बात है 823 ईस्वी की जब मालवा के राजा कनकपाल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। उत्तराखंड का राजा उस वक्त भानु प्रताप होते हैं, जो कनकपाल से बहुत प्रभावित होते हैं।
भानु प्रताप के सिर्फ एक पुत्री थी और कोई पुत्र नहीं था। कनकपाल से प्रभावित होते ही उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करा दिया और अपना राज सिंहासन, अपना सब कुछ कनकपाल को सौंप दिया। उसके बाद कनकपाल उत्तराखंड के गढ़वाल के राजा बनते हैं। उत्तराखंड उस वक्त छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था जिस पे राजा राज करते थे। राजा कनकपाल ने सभी राजाओं को अपने अधीन किया और समस्त गढ़वाल पे शासन किया। इसीलिए उत्तराखंड के गढ़वाल में पवारों का शासन भी रहा है। इसीलिए जगदेव पवार उत्तराखंड के राजा बनते हैं। 52 वर्ष तक शासन करने के पश्चात अंत में उन्होंने अपना राज्य अपने बड़े बेटे जगधवल के नाम किया और अंतिम सांस 1130 में ली। तो आइए अब बात करते हैं जगदेव पवार या धारा वाले देव का बाघल और बघाट रियासत से क्या कनेक्शन है। हिमाचल के सेरी घाट में इनका मेन स्थान कैसे बना। ये बात है सन 1305 ईस्वी की, जब मालवा पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। उस वक्त वहाँ के शासक अमरदेव पंवार थे। उनके 2 पुत्र थे, अजय देव पंवार, विजय देव पंवार। उनके दोनों पुत्रों ने और उनके साथ बहुत से मालवा के लोगों ने मालवा छोड़ा और हिमाचल की तरफ आ गए। अजय देव पंवार ने अर्की में बाघल रियासत की स्थापना करी और विजय देव पंवार ने सोलन में बघाट रियासत की स्थापना करी। हिमाचल में रहते रहते जब उनको कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो उन्हें खोट दोष मिलना शुरू हो जाता है। जब वो इसका पता कराते हैं तो छाया के रूप में धारा वाले देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, जगदेव पंवार तुम्हारा कुल देवता हूँ। इतने वर्ष यहाँ रहते रहते तुम्हें बीत गए हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं दिया है। राजा के पूछने पर देव धारा वाले ने अपने लिए सेरी घाट का स्थान नियुक्त किया। लेकिन जब धारा वाले देव को सेरी घाट में स्थापित करने लगे तो वहाँ के जो स्थानीय देवता थे वो आगे आ गए और धारा वाले देव को वहाँ पे आने से रोकने लगे। कहते हैं धारा वाले देव ने उस वक्त अपनी शक्ति, अपना पराक्रम ऐसे दिखाया जिसको देख के सभी हैरान हो गए थे। उनकी शक्ति देखकर कहते हैं जमीनों के साथ साथ धारें भी हिल गई थी। जिसको भी अब विरोध होता है वो सब मान जाते हैं और धारा वाले देव को सेरी घाट में रहने के लिए आज्ञा देते हैं। इस प्रकार धारा वाले देव सेरी घाट में स्थापित होते हैं और राजा उनके लिए वहाँ पे मंदिर बनवाते हैं और उसके बाद धारा वाले देव की नित्य रूप से पूजा होने लगती है। तो ये था धारा वाले देव राजा जगदेव पंवार का संपूर्ण इतिहास। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय देव धारा वाले।